मात्र कुछ ही दिन के बाद आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ ही दिन के बाद आप बोर्ड एग्जाम देंगे। आपके पास टाइम लिमिट में है, तो ये लिमिटेड टाइम में आप कैसे तैयारी करेंगे, बेटर प्रिपरेशन कैसे करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आपका आए। देखिए, आपको अभी चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी के पीछे नहीं भागना है या फिर कोई भी स्पेशल बुक के पीछे नहीं भागना है। देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और जो भी चीज जानते हैं उसको रिवाइजिंग करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कम समय में आप लोग बेटर प्रिपरेशन करें, अन्यथा जो चीज आप पढ़े हैं वो भी एक तरह से माइंड से रिकॉल नहीं करेंगे माइंड में, तो एक तरह से आपका वो फिर कमजोर पड़ जाएगा, उसमें भी पकड़ आपका कमांड एक तरह से मजबूत नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग रिवाइजिंग जरूर जारी रखें। और यहाँ आपको इस समय में खास करके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए जो गेस किए जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टच किए जाते हैं, बार बार टच किए जाते हैं और ये लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वो सभी क्वेश्चन को हम लोग आपको करा देंगे। और आज इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। गेस किया गया क्वेश्चन है ज्योग्राफी ने भूगोल का, यहां से लगभग बोर्ड एग्जाम जो है हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को धैर्य पूर्वक पूरी क्लास को कवर करनी है और पूरा वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है ये भी चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं। यह क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड एग्जाम की तरफ से टच किया जाता है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जनसंख्या संगठन आपका चैप्टर का नाम है, तो यहां जनसंख्या संगठन से रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, अगर ये आपका कम नंबर का मिलेगा, मतलब 3 या 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको एक पेज लिखना है। अगर यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको पहले जनसंख्या संगठन का डेफिनेशन लिखना है, जनसंख्या संगठन का विशेषता लिखना है, जनसंख्या संगठन से होने वाली हानियां भी लिखनी है। क्योंकि 5 नंबर है, 5 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कम से कम 2 पेज लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन को सबसे पहले आपको परिभाषित कर देंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को दर्शाती है जिनकी माप की जा सकती है, जिनको हम लोग जान सकते हैं, जिसका रेटिंग किया जा सकता है, जैसे कि लिंग, निवास स्थान या फिर आयु शिक्षा के आधार पर हम लोग जनसंख्या को वर्गीकृत करके उसका जो विशेषता को अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। सिंपल सी बात है, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम लोग जनसंख्या को किसी भी आधार पर निवास स्थान आयु शिक्षा के आधार पर बांट करके उसका जो विशेषता का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाती है, जनसंख्या संगठन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी विकास की परियोजनाओं को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। जो भी जनसंख्या संगठन, मान चलिए आयु के आधार पर हम लोग जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या का विशेषता को जाना, कितने वृद्ध लोग हैं, कितने यंग लोग हैं, तो उस टाइम उस चीज से क्या मिला, हम लोगों को एक डेटा प्राप्त हुआ, एक जानकारी प्राप्त हुई सरकार को। अब सरकार क्या करेगी कि वृद्ध लोगों के लिए वृद्धा पेंशन की योजना बनाएगी और यंग लोगों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से जनसंख्या संगठन से जितनी भी जानकारी, जितनी भी डेटा मिलती है, प्रोवाइड होती है सरकार को, तो वो भावी पीढ़ी के जो विकास है उसको विकास करने के लिए योजनाओं यानी परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स को सुनिश्चित करने के लिए सहायक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही बात है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर जनसंख्या संगठन अगर हम किए, शिक्षा के आधार पर अगर जनसंख्या को बांटे और विशेषता का अध्ययन किए, तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि कितना जनसंख्या साक्षर है, कितना निरक्षर है। अगर साक्षर ज्यादा है तो सही बात है, अगर निरक्षर है यानी ज्यादा मतलब पढ़े लिखे जनसंख्या नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, वहां परियोजना लाएगी, प्रोजेक्ट लाएगी, स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, फैसिलिटीज लाएगी, टीचर्स की बहाली करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह से जनसंख्या संगठन से जो भी जानकारी मिलती है वह मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो रहा है, यानी मानव कल्याण हेतु जो भी परियोजना है उसको सुनिश्चित करने में उपयोगी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर जनसंख्या संगठन अगर आपको पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से लाइन से यानी लाइन बाय लाइन आप आराम से अटेंड कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम की तरफ से कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मानव विकास आपका चैप्टर का ही नाम है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट आपको परिभाषित करने के लिए करा है। तो मानव विकास सिंपल सी बात है, इसको आपको लिख देना है कि मानव विकास स्वास्थ्य, पर्यावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अवसरों में बढ़ोतरी, उनके क्षमताओं का निर्माण तथा उनके जीवन में सकारात्मक सुधार को कहते हैं। सीधे सी बात है, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, हैप्पीनेस अगर बढ़ेगी ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो अगर हम वहां हम समझ जाएंगे कि मानव जो है विकास कर रहा है। अर्थ अथवा मानव विकास मानव की सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक, बुद्धि तथा राजनीतिक क्षेत्र में विकास है, जिससे
उनका जीवन अच्छाई की ओर बढ़ता है। ठीक है, सही बात है। मानव विकास के अर्थ, सिंपल सी बात है, सामाजिक अगर अर्थ में देखें तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शांति बहाल करना, ये भी क्या होगा, मानव विकास होगा। अगर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम लोग शांति बहाल करके रखेंगे तो मानव का ही भलाई होगा, मानव अच्छे तरह से रोजगार अर्जन करेंगे, अच्छे तरह से कार्य करेंगे, कोई प्रकार की चिंता नहीं होगी, कोई बाह्य फैक्टर या फिर पर्यावरण के फैक्टर उसके जिंदगी में कुछ प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा, तो वो अच्छे तरह से विकास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि सार्थक जीवन जीने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होना, यह भी क्या है, मानव विकास का एक सूचक है। अगर सार्थक जीवन यानी सार्थक जीवन किसको बोलते हैं, वो सुखी संपन्न जीवन यानी खुशी से भरा जीवन को क्या बोलते हैं, सार्थक जीवन बोलते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर संसाधन की कमी नहीं है, तो वही क्या कहलाएगा, सार्थक जीवन कहलाएगा। तो सार्थक जीवन के लिए व्यक्ति के पास अगर पर्याप्त साधन है, संसाधन रिसोर्सेज हैं, तभी वहां हम कहेंगे कि हाँ मानव का विकास हो रहा है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि व्यक्ति का दीर्घ आयु होना और स्वस्थ जीवन जीना। अगर व्यक्ति अगर दीर्घ आयु जी रहा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा है, यानी उनका जीवन अच्छा से गुजर बसर हो रहा है, उनका एक तरह से खान पान भी अच्छी चल रही है। तो ये सब क्या है, मानव विकास का सूचक है। व्यक्ति का अगर दीर्घ आयु होता है, वह स्वस्थ जीवन जीता है, तो वहां भी हम ये समझेंगे कि हाँ मानव का विकास हो रहा है। ठीक है, तो मानव विकास समझ गए। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक ही लाइन में अगर बोलना है मानव विकास का, तो आप ये बोलेंगे कि मानव विकास मानव के जीवन में सकारात्मक वृद्धि, मानव के जीवन में सकारात्मक या गुणात्मक बदलाव, वही क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, अगर मानव विकास आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आराम से आप अटेंड करेंगे। 5 मार्क्स का पूछेगा तो दो पेज आपको लिखना है। ठीक है, अगर 2-3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का लिखना है तो उससे कम ही लिखना है, यानी मार्क्स के आधार पर, किसके आधार पर, अंक के आधार पर आपको आंसर देना है। कितना लिखना है, अंक के आधार पर। ये नहीं कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन में 2 पेज लिख दिए और 5 नंबर वाला क्वेश्चन में 1 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे कौन व्यक्ति करते हैं जिसको ज्ञान नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन आप लोग पूरा जान के भी अगर ऐसे कर देंगे तो फिर एक तरह से नंबर जो मिलने के चांस है, यानी कटने के चांस ज्यादा होंगे, मिलने और कम मिलने के चांस ज्यादा होंगे, यानी कम नंबर मिलने के चांस ज्यादा होंगे, पूरा फुल नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से कॉपी को मेंटेन करना है, ये नहीं कि कॉपी भरने का चक्कर में बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना। जो भी लड़का, जो भी स्टूडेंट जो है बोर्ड कॉपी में भरने का चक्कर में रहता है, तो जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बार बार टच किया जाता है कि लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है। ठीक है, लिंग अनुपात सिंपल सी बात आप समझते हैं कि लिंग अनुपात का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है। सबसे पहले लिंग अनुपात होता क्या है, एक ही लाइन में आपको लिख देना है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वही क्या है, आपका लिंग अनुपात है। या फिर प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि फॉर्मूला 2 है तो 2 प्रकार से आप इसका डेफिनेशन देंगे लिंग अनुपात का, प्रति 1000 पुरुष पर या फिर प्रति 1000 स्त्री पर, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या को या फिर प्रति 1000 स्त्री पर पुरुष की जनसंख्या को क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मूला होता है लिंग अनुपात पुरुषों की संख्या बटे जनसंख्या, स्त्रियों की संख्या गुना 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऊपर की में क्या रखेंगे, पुरुषों की जनसंख्या और नीचे रखेंगे स्त्रियों की जनसंख्या, गुना क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, लिंग अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, सेक्स रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए लिंग अनुपात यहाँ तो निकल गया, तो ये पश्चिमी कंट्री यानी वेस्टर्न कंट्री जो है, पश्चिमी देश जो है, ये फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं। लेकिन भारत में जो फॉर्मूला अप्लाइड किए जाते हैं वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड किए जाते हैं। यहाँ जो लिंग अनुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को निकाला जाता है, प्रति 1000 पुरुष पर। ये इसको क्या बोलता है, प्रति नहीं, ये इसको ये जो ये बटे है ये इसको क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात। यानी अगर कहा जाए कि भारत में जो लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे यानी भाग गुना बटे पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, 100 नहीं है 1000। ठीक है, अगर आपको मैं दे दूं कि स्त्रियों की जनसंख्या अगर 2000 है, ठीक है 2000 है, और पुरुष की जनसंख्या 1000 है, ठीक है सॉरी 5000 है, तो आपको लिंग अनुपात निकालना है। लिंग अनुपात अगर निकाल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लिंग अनुपात इस तरह से निकालेंगे, 2000 पुरुष पर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, 5000 रखेंगे। ठीक है, 5000 रखेंगे गुना 1000 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5000 गुना 1000। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 5 आएगा, 5 चौका 20 यानी 400। क्या हुआ कि 400 स्त्री यानी 1000 पुरुष पर कितना हुआ, 400 स्त्रियां। आप देख लीजिए 1000 पुरुष पर कितना हो रहा है, 400 स्त्रियां यहाँ होगा। ठीक है, अगर देखिए 400 स्त्री होगा,
फिर 1000 पुरुष होगा, ठीक है, 1000 पुरुष होगा। अब देखिए इस पर एक तरह से लिंग अनुपात निकाला जाता है भारत में। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में दे देगा स्त्री की जनसंख्या और पुरुष की जनसंख्या तो आप लोग निकाल लेंगे, गलत तो नहीं होगा ना। गलत हो गया तो फिर एक तरह से पढ़ना बेकार है। एक तरह से ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला किसी भी हाल में नहीं भूलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए, ठीक है। लिंग अनुपात घट रही है, कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों की जनसंख्या घट रही है, ठीक है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आपको बताना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आपका काफी इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो पढ़ के जाएंगे, जो अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, वो अच्छा तरह से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है कि भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताएं। तो यह 2 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है भ्रूण हत्या यानी फेटिसाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण बच्चों की लिंग अनुपात में काफी गिरावट आई है, सही बात है। यानी लिंग अनुपात परीक्षण करके, लिंग परीक्षण करके बच्चों के गर्भ में ही, पेट में ही, मां के पेट में ही बच्चे रहते हैं तो उसका लिंग परीक्षण कर लिया जाता है और पता कर लिया जाता है कि बच्चा है लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो उसको क्या कर दिया था, मार दिया जाता है, लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं, वाह वाह, ठीक है। लेकिन ये क्या है, रूढ़िवादिता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के कारण क्या हो रहा है कि लिंग अनुपात घट रहा है, ठीक है। समाज में दहेज प्रथा ऐसा क्यों हुआ, लड़की को क्यों मार दिया, क्योंकि दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां आ गई है, दहेज के बिना शादी नहीं होगा लड़की का, ठीक है। ये सब चीजें दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण कन्या यानी लड़की, कन्या क्या होता है, कन्या का मतलब होता है लड़की, ठीक है। लड़की का जन्म लोग नहीं चाहते हैं और उन्हें गर्भ में ही मौत के घाट उतार देते हैं, ठीक है। तो ये भ्रूण हत्या बहुत बड़ा कारण है लिंग अनुपात भारत में घटने का, ठीक है। क्योंकि आपको 2 कारण पूछा ना, कितना कारण, 2 कारण पूछा, ये नहीं कि एक कारण में पूरा मेंशन कर दिए, 2 कारण है तो 2 कारण आपको देना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा कारण हम लोग लिखेंगे कि पुरुष प्रधान की परंपरा, यानी मेल डोमिनेटेड ट्रेडिशन, ठीक है। यानी भारत शुरू से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा है, यहां पर लड़कों को हमेशा से ही उच्च स्थान दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर लड़का है तो बाहर पढ़ने जाएगा, लड़की है तो नहीं जाएगी, ठीक है। लड़की है तो घर में काम करेगी, लड़का है तो बाहर पढ़ने जाएगा। भाई लड़की है तो घर में क्यों काम करेगी, उनको भी पढ़ाइए ना, घर में भी पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइए, कहीं भी रखिए लेकिन पढ़ाइए। आप लड़का है या लड़की है, वो लड़का अगर बाहर पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को घर में बैठाएंगे तो फिर एक तरह से पक्षपात होगा, नहीं, ये कोई पक्षपात नहीं है। लड़का को बाहर रख के पढ़ाइए और लड़की को भी पढ़ाइए घर में, दोनों का व्यवस्था करना है। ये नहीं कि लड़का को आगे बढ़ाएंगे पढ़ा करके और लड़की को घर का काम करवाएंगे, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, पुरुष प्रधान समाज की, पुरुष प्रधान परंपरा की समाज की एक तरह से दिखावा हो जाएगा। यानी एक तरह से पुरुष प्रधान समाज को हम लोग बढ़ावा देंगे इस तरह से, है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि भारत शुरू से ही एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, यानी कृषि प्रधान तो है ही, कृषि प्रधान भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसके साथ साथ पुरुष प्रधान भी है, ठीक है। यहाँ पर लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज भी बहुत से स्थानों पर बालिकाओं यानी लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाता है कि नहीं, बिल्कुल रखा जाता है। अगर लड़कियों की अगर शादी हो गई तो उनको, अगर शादी होने के बाद अगर वो अपने माँ बाप की अगर जो संपत्ति है वो अगर लेने के लिए आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि नहीं, जो संपत्ति है, जो बोलो जितना रुपया लेना है ले लो, लेकिन संपत्ति नहीं मिलेगा, और लेके चली जाती है, ठीक है। सही बात है कि नहीं, ऐसा ही है। और जो उनके लड़के होते हैं, जो बेटा होता है, वो फिर पूरा संपत्ति रख लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संतान है दोनों का एक तरह से हक जो है बराबर है, यानी जो अथॉरिटी अधिकार है बराबर है, क्योंकि लिंग के आधार पर आप एक तरह से भेदभाव नहीं कर सकते। जितना अथॉरिटी आपका है उतना अथॉरिटी बेटी का भी है, उतना बेटा का भी है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुरुष प्रधान समाज की यह विशेषता है, यह भी भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात का महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। भारत में केरल को छोड़कर, केरल क्योंकि देखिए केरल टॉप कर रहा है, केरल आपका क्या है कि साक्षरता में आगे है, सबसे ज्यादा टॉप में है केरल राज्य, ठीक है। अगर लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। कोई छोर भारत के सभी राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात निरंतर घट रहा है। ये बहुत ही मतलब चिंतन की बात है कि अगर केरल को अगर छोड़ दें तो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की में जो लिंग अनुपात है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये लिंग अनुपात घट रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, सिंपल अगर पूछा जाएगा तो आप अटेंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताएं, ठीक है। उत्तरी भारत की बात की जा रही है, जैसे कि उत्तरी भारत के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, असम, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, ये सब क्या उत्तरी भारत के राज्य हैं, ठीक है, सिक्किम। तो उत्तरी भारत में जो है मानव विकास का स्तर निम्न है। बिहार की बात ले लीजिए, बिहार में जो है इतना एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लिंग अनुपात जो है काफी ज्यादा घट रहा है। उसके साथ साथ जो है यहाँ की जो एक तरह से शिक्षा व्यवस्था है, प्लस यहाँ की जो बेरोजगारी है काफी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, ये सब काफी महामारी है बिहार में, ठीक है।
बिहार का अगर एग्जाम्पल ले लें, यूपी में भी काफी ज्यादा गरीबी है, ठीक है। तो यही कारण आपको एक तरह से बताने के लिए कहा है कि दो कारण बताइए, कितना कारण, दो कारण आपको पूछा गया। चलिए लिखते हैं दो कारण क्या पूछा गया, बताते हैं कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और आदि में मानव विकास इन ह्यूमन डेवलपमेंट का स्तर जो नीचा यानी लो है, निम्न है, क्योंकि इन राज्यों में मानव विकास हेतु संसाधनों का बड़ा अभाव है। संसाधन है ही नहीं, संसाधन जो होनी चाहिए, रिसोर्सेज जो होनी चाहिए, संसाधन आदमी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जितना रिसोर्सेज होनी चाहिए उतना संसाधन नहीं है, ठीक है। तो उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर होने का दो कारण निम्नलिखित है, ठीक है। अब चलिए पहला कारण क्या है, शिक्षा प्रणाली, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जहां की अगर बेस्ट होगी वहां कोई ना कोई भी मतलब संसाधन हो या ना हो, अगर एजुकेटेड लोग हैं तो वहां एक तरह से विकास होगा, ठीक है। अब देखिए शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ एक तरह से उत्तरी भारत के राज्यों जैसे कि बिहार, विशेषकर बिहार तथा यूपी में आज भी शिक्षा प्रणाली का ढांचा कमजोर है, यानी इतना वीक है स्ट्रक्चर, इतना पूरा दबा हुआ है स्ट्रक्चर, यानी स्कूल पर कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चा जा रहा है आ रहा है एकदम खा रहा है और कुछ नहीं, जो भी मिल रहा खा के निकल जा रहा, क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्या सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, इससे कोई मायने नहीं। तो शिक्षा प्रणाली जो है काफी ध्वस्त है, ठीक है, जिससे साक्षरता में कमी आई है, ठीक है, साक्षरता में कमी आई है, साक्षरता बढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उसमें क्या हो गई है, कमी आ गई है, ठीक है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति का समग्र विकास, यानी समग्र विकास कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जैसे कि मानसिक विकास यानी दिमाग शक्ति का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सब संभव है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली अगर बेस्ट होगा किसी भी क्षेत्र का तो वो क्षेत्र आगे बढ़ने में किसी की भी क्षेत्र से पीछे नहीं रहेगा, चाहे उसके पास संसाधन की कमी भी हो। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमको दो कारण लिखने के लिए बोला है ना, तो पहला कारण आपका हो गया। अब चलिए दूसरा कारण हम लिखेंगे कि निम्न आर्थिक स्तर। अब देखिए आर्थिक स्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो है ही एक तरह से नीचे, आर्थिक स्तर के यानी इकोनॉमिक लॉ, इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, अथवा निर्धनता यानी पॉवर्टी, गरीबी काफी ज्यादा है, ठीक है, गरीबी क्या है, काफी ज्यादा है क्योंकि संसाधन की कमी है। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्नतर स्तर का एक प्रमुख कारण है रुपये के अभाव यानी गरीबी, ठीक है, जिस कारण निर्धन लोगों के बच्चों का अच्छा शिक्षा तथा अच्छा पोषण नहीं हो पाता। जब शिक्षा अच्छा पोषण नहीं हो पाएगा, जब उसका अच्छा पोषण नहीं हो पाएगा तब अच्छा शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा, क्योंकि सबसे पहले मानव का जो जरूरत होता है ना वो आपका भोजन होता है। अगर आपको शिक्षा दे देगा ना, अगर बोलेगा कि मानव का सबसे प्रथम जरूरत यानी सबसे पहला जरूरत क्या है, भोजन है, यानी कि शिक्षा रख देगा तो शिक्षा को टिक करना, भाई भोजन रहेगा जिंदा रहेगा तब ना शिक्षा लेगा, ठीक है, भोजन, उसके बाद कपड़ा, ठीक है, कपड़ा अगर नहीं हो, अगर कपड़ा नहीं है तो ठंडी के मौसम में वैसे मर जाएगा, ठीक है, कपड़ा होना चाहिए। तीसरा है आवास, ठीक है, क्या, तीसरा आवास, ठीक है। अब देखिए भोजन, कपड़ा, आवास ये हो गया, उसके बाद आता है आपका शिक्षा, क्या आता है, शिक्षा। शिक्षा, ये चारों चीज अगर आदमी को सही ढंग से मिल जाए तो वह आदमी विकास करेगा, अन्यथा फिर विकास के एक में से एक, अगर इसमें से चारों में से एक भी चीज अगर नहीं मिला उनको, वो क्या करता है, विकास नहीं कर पाएगा सही ढंग से, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से दो कारण है भारत के उत्तरी राज्यों में ने एक तरह से लिंग अनुपात निम्न होने के दो कारण है, क्या, सॉरी, मानव विकास निम्न होने के दो कारण है। तो इस प्रकार आप मेंशन करेंगे, बिल्कुल मेंशन कर देंगे। अगर देखिए आपको दो कारण है, इस तरह से नंबर जैसे हम यहाँ लिखे हैं उसी तरह से लिखना है, ठीक है, जैसे हम लिखने का स्टाइल यहाँ मेरा है वैसे लिखना है, ये नहीं कि पेज उठाया एकदम पूरा पैराग्राफ फुल कर दिया, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं, पूछा गया है कि आयु संरचना का क्या महत्व है, ठीक है, यानी आयु संरचना के बारे में आप लोग पढ़े हैं, लिंग संरचना, आयु संरचना, ठीक है। अब देखिए आयु संरचना के बारे में आप लोगों को लिखना है, तो आयु संरचना आयु वर्गों के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर प्रदर्शित करता है। आयु संरचना की अगर बात की जाए तो जनसंख्या को डिवाइड करेगा आयु के आधार पर, 0 से 4, 0 से 14, 14 से 59, 59 से प्लस, ये सब क्या है, मतलब जनसंख्या को वर्गीकृत करके वो जनसंख्या के गुण को बताएगा, उसका जनसंख्या की विशेषता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, आयु संरचना बोलेंगे, ठीक है। यह आयु संरचना अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। आयु संरचना के बारे में अगर आप समझ गए होंगे तो आप 2 पॉइंट आराम से और इससे बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट कह रहा है, सॉरी, अगला पॉइंट आपका आयु संरचना वर्ग में बताएंगे, क्योंकि 3 वर्ग है, तीनों वर्ग को आपको जान लेना है। देखिए आयु संरचना वर्ग में 3 वर्ग आते हैं। पहला जो है आपका 0 से 14 वर्ष, ठीक है, इस आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक हो तो आश्रित जनसंख्या, यानी आश्रित का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर रहने वाला, आश्रित का मतलब क्या होता है, दूसरे पर निर्भर रहने वाला। तो 0 से 14 वर्ष की जो भी जनसंख्या, तो वो तो बच्चे हैं ना, 0 से 14 वर्ष के जो भी जनसंख्या वो तो बच्चे हैं,
तो बच्चे क्या होगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा। अगर इसका आकार बढ़ेगा यानी तो बच्चे का संख्या बढ़ेगा, तो बच्चे का संख्या बढ़ेगा तो वो दूसरे पर रहेगा निर्भर, कुछ तो करेगा नहीं, दिन भर रोएगा, खाएगा पिएगा, जो भी होगा पढ़ने जाएगा, इसके अलावा तो कोई आर्थिक क्रिया करेगा नहीं वो। तो आर्थिक क्रिया जब नहीं करेगा तो वो एक तरह से जो घर में होंगे गार्जियन, उसका एक तरह से आर्थिक विकास धीमी पड़ जाएगी। क्या होगी, जब उसका आर्थिक विकास धीमी पड़ जाएगा तो समाज का आर्थिक विकास धीमी हो जाएगा, धीमी पड़ जाएगी, और देश का भी आर्थिक विकास धीमी होती है। ठीक है, इस वर्ग को बाल वर्ग कहते हैं। ठीक है, यदि बच्चे आते हैं ना, बाल का मतलब क्या होता है, बच्चा, तो इस वर्ग को क्या कहा जाता है, बाल वर्ग कहा जाता है। अब देखिए एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि आश्रित जनसंख्या में आपका वृद्धि जनसंख्या जो यानी ओल्ड एज की होते हैं, यानी जो एक तरह से ज्यादा एज के होते हैं, तो वो भी जनसंख्या आपका इसी में आता है, आश्रित जनसंख्या। क्यों आश्रित का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि दूसरे पर निर्भर रहने वाला। तो ओल्ड जो है यानी जो बूढ़े लोग हैं, यानी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनका भी एक तरह से वो क्या काम करते हैं क्या, नहीं, वो भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपना जो यंग बेटा है या फिर कोई भी संतान है उसके पास रहते हैं, उनके पास खाते पीते हैं, एक तरह से वो भी मजबूर हो जाते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्यों, ठीक है, ये सब चीज है। अब देखिए दूसरा है कि 15 से 59 वर्ष। ठीक है, तो इस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, इस आयु की मतलब कार्यशील जनसंख्या का मतलब यह क्या हुआ कि कार्य करने वाला यानी वर्क करने वाला यंग जनसंख्या। ठीक है, काम करके अपना सब कुछ करता है, कमाता है, खाता है अपने से। ठीक है, तो ये 15 से 59 वर्ष के आदमी क्या यंग होते हैं ना, बुढ़ा तो नहीं हो जाते हैं या फिर वृद्धावस्था में नहीं आ जाते, उनका पूरा यंग रहता है, पूरा शरीर में ताकत रहती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तभी क्या करते हैं, वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तीसरा जो आपका कैटेगरी है 60 से ऊपर की जनसंख्या, तो इस वर्ग में क्या आ जाएंगे, इस वर्ग में वृद्ध जनसंख्या आ जाएंगे। ठीक है, वृद्ध जनसंख्या इसी वर्ग में आएंगे, और बच्चे जो है 0 से 14 वर्ष और 15 से 59 यंग यानी जो आपका कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, तो आयु संरचना आप समझ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ, आयुष लिखा हुआ, तो यहाँ तो जो है ना ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। तो टोटल आप देख लिए, इसी प्रकार आप मेंशन कर देंगे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखे हैं कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं। साक्षरता आप समझते हैं, लिटरेसी रेट, साक्षरता का मतलब क्या होता है। तो साक्षरता का जनरली मतलब होता है कि पढ़ने लिखने की क्षमता। ठीक है, साक्षरता का मतलब क्या है कि पढ़ने लिखने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, साक्षरता बोलेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता से है। अलग अलग देशों में साक्षरता का अलग अलग मानक है। ठीक है, अलग अलग देशों में साक्षरता का अलग अलग मानक है। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम को लिखने के साथ पढ़ने के योग्य भी हो जाते हैं तो वही क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन है, भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है मतलब एक तरह से चला रही है, क्योंकि साक्षरता बढ़ाने का जो मतलब एक तरह से प्रयास कर रही है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत में, तो इन्होंने एक परिभाषा दिया और इन्होंने कहा कि हम उन्हीं व्यक्ति को साक्षर मानेंगे जो व्यक्ति अपना नाम को लिखने के साथ साथ पढ़ने भी जानता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। ठीक है, अब चलिए आप समझ गए कि साक्षरता अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि मानव विकास के उपागम की चर्चा करें। यानी मानव विकास के जो भी उपागम है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का है, तो आपको उसका चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए मानव विकास के निम्नलिखित उपागम है। सबसे पहले 2 लाइन आप क्या लिखेंगे, मानव विकास जो है उसका डेफिनेशन दे देंगे 2 लाइन में। उसके बाद आप लिखेंगे, लंबा तीर खींचेंगे ऐसे करके। ठीक है, और लिखेंगे मानव विकास के उपागम निम्नलिखित है। ठीक है, तो चारों उपागम को लिख देना है आपको। ठीक है, तो चलिए एट फर्स्ट का पहला उपागम क्या है, आय उपागम, जिसको क्या बोलते हैं, इनकम अप्रोच बोलते हैं। तो ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, सबसे पुराने उपागम में से एक है। इनमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर मानव विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। यानी आय उपागम ये कह रही है कि अगर मानव का आय अगर उच्च होगा ना, ज्यादा अगर इनकम होगा तो ज्यादा वो विकास करेगा। सही बात है, इनका भी कहना सही है। ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा कुछ करेंगे, ज्यादा अच्छा उनका विकल्प होंगे, ज्यादा अच्छे मन से कार्य करेंगे और खाएंगे पिएंगे, उनका भी मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सारा चीज होगा उनका। ठीक है, दूसरा है कल्याण उपागम। ठीक है, यानी कल्याण उपागम यानी सरकार को कल्याण उपागम पर अधिक खर्च करने की पड़ती है। कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर यानी मदद। ठीक है, यानी कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर को उच्च करने की जिम्मेदारी होती है। कल्याण उपागम इसके अंतर्गत आएगा, यानी सरकार खर्च कर रही है ना, स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही है, जो यंग लोग हैं जिसको काम नहीं मिलता उनको भत्ता पेंशन मिल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सरकार एक तरह से कल्याण का कार्य कर रही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कल्याण उपागम भी आपका क्या है, मानव विकास का उपागम है। ठीक है, दूसरा है आपका क्षमता उपागम यानी कैपेसिटी अप्रोच। तो इस उपागम का संबंध जो है अमर्त्य सेन से है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और इन्होंने ही ये उपागम दिया था। और संसाधनों तक पहुंच बढ़ने से मानव विकास में बढ़ोतरी होती है। ये कहते हैं
कि संसाधन तक अगर पहुंच होगा आदमी का, यानी संसाधन तक पहुंच करने का मतलब ये कि वो हर एक प्रकार के संसाधन को अगर खरीद सकते हैं ना, तो उसका मानव विकास होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा उपागम जो है आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच। तो इस उपागम को मूल रूप से आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उपागम जो उन्होंने ही दिया था कि बेसिक नीड्स अप्रोच यानी आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, तो ये जो है इस उपागम को मूलतः आईएलओ द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 6 मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा। देखिए शिक्षा आपका लास्ट में आया। सबसे पहले आदमी को भोजन मिलेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, पानी मिलेगी तब प्यासे प्यासे नहीं मरेंगे, प्यासे जिंदा रहेंगे। स्वच्छता यानी स्वच्छ रहेंगे, यानी कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा। स्वच्छता, उसका स्वास्थ्य यानी पूरा सेहत रहेगा, उसका आवास यानी घर रहेगा। ये सब पहले मिलनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा से पहले ये सब चीज आता है, ये सब मिलना चाहिए। उसके बाद आपका 5वां नंबर पे क्या है, शिक्षा। अगर है, अगर ये सब चीज नहीं है, मान चलिए उसका स्वच्छता नहीं है, शिक्षा देके क्या करेंगे भाई, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा देके क्या करेंगे, उनको एक तरह से डेट कर सकता है, उनका बीमार, कोई बड़ा बीमारी पकड़ सकता है, उनको शिक्षा देने से क्या है फायदा है। तो पहले उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, भले उसका घर का ध्यान रखा जाए, कहाँ वो रह रहा है नहीं रहा है। ठीक है, ये सब जो है शिक्षा से पहले इनका जरूरत है, शिक्षा से पहले ये सब चीज का जरूरत होता है। ठीक है, तो मानव विकास की ये सब क्या उपागम है। और आधारभूत आवश्यकता उपागम का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अगर आपको, तो ये आधारभूत आवश्यक उपागम जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो आईएलओ के द्वारा प्रस्तावित किया गया। क्षमता उपागम किसके द्वारा, मतलब किससे संबंध रखता है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंध रखता है। कल्याण उपागम में क्या होता है कि कल्याण उपागम में सरकार जो है लोगों की कल्याण को बढ़ाने की बात करता है, लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट लाते हैं। आय उपागम क्या कहती है, आय उपागम कहती है कि लोगों का अगर आय ज्यादा होगा तो लोगों का मानव विकास ज्यादा होगा, यानी मानव विकास ज्यादातर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने, इस क्लास के अंतर्गत टोटल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। जो आपके गेस हैं, जो वेवीआई इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार टच किया जाता है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपका सिलेक्ट करके करा दिया ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आप इसको अटेंड कर सकें, आपको फिर से याद हो जाए। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 8 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। तो समझ में आया, ये नहीं आया तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताएंगे। और टाइम जो है काफी लिमिटेड में, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, और हर एक सब्जेक्ट को बैलेंसिंग के साथ लेके चलिए। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज कर देंगे लाइक, क्योंकि मेहनत काफी लगती है एक वीडियो में यार। ठीक है, और अपने दोस्तों में जम करके एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दें। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।